दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया, स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट एग्जाम 2025 की तैयारी सीरीज में। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें शामिल है 2016 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन से सभी 30 प्रश्न। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट और देखते हैं कितने सवाल आप सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, गर्व, वेतन या फिर छात्रों का विश्वास। तो इसमें जो सही है वो है हमारा ऑप्शन डी, छात्रों का विश्वास। देखिए, शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि है, जो पूंजी होती है, वो होता है छात्रों का विश्वास। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में अब विश्वास भी जगाते हैं कि छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। इसलिए शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि जो है वो क्या है? छात्रों का विश्वास है। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह क्या है? वह सिद्धांत है, खोज है या कानून है या फिर मूल संकल्पना है? इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सिद्धांत। देखिए, होता क्या है, सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। मतलब जब प्रयोग किया जाता है और वह प्रयोग बार बार सही होता है, वह परिकल्पना बार बार परीक्षण करने पर सही साबित होता है, तो और यह कन्फर्म हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो वह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिव्य कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसमें जो है सही है हमारा ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। देखिए, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। क्यों? क्योंकि इस शिक्षण विधि में छात्र जो होते हैं वो क्या करते हैं? परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को ये छात्र जो होते हैं आपस में साझा करते हैं। इससे क्या होता है? इससे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को, जो कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है, यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना एवं शारीरिक श्रम करना निहित होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित क्वेश्चन हर एक साल पूछा गया है यूपी टेट की परीक्षा में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और मीथेन भी है, लेकिन हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हीलियम क्या है? हीलियम एक अक्रिय गैस है या इसी को हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती है जो पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन करती है और पृथ्वी के वायुमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब ये इसकी गर्मी को बढ़ाती है हमारे वातावरण में। इसमें कौन कौन सी गैसें आती हैं? इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, न्यूटन, डेसिबल और नैनो इकाई। देखिए, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है, डेसिबल। ठीक है, देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। जो 80 डेसिबल है या इससे अधिक का जो शोर होता है वो श्रवण शक्ति को अस्थायी रूप से हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ये जो होता है ये सामान्य है। डेसिबल इसको ऐसे लिखते हैं, ये सामान्य आवाज है, जो समान लोग सुनने वाले हैं उनके लिए यह ध्वनि जो है ये पर्याप्त है। 5 डेसिबल की जो आवाज़ होती है वो अत्यंत मंद मानी जाती है और 75 डेसिबल की जो ध्वनि होती है साधारण तेज,
95 डेसिबल की अत्यंत तेज और 120 या उससे अधिक की ध्वनि जो होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है और कष्टप्रद होती है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन जो होता है ये जो है किससे मापते हैं हम, ये मापते हैं डेसिबल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो लेपीज है, वी आकार की घाटी है, यू आकार की घाटी है, जलप्रपात है। तो इसमें आप कहेंगे जो हिमानी से निर्मित हुई जो आकृति है वो है हमारी यू आकार की घाटी। ऑप्शन सी हमारा सही है। यू आकार की घाटी देखिए ये ऐसे अंग्रेजी के यू अक्षर का होता है, भी आकार घाटी ऐसे होती है। देखिए जो इसमें आकृतियां दी गई हैं उसमें यू आकार की जो घाटी है इसका निर्माण हिमनदों द्वारा होता है और इसका जो नामकरण है अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती जुलती है। अपरदन के कारण इसके दोनों किनारे जो हैं वो समानांतर और अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही नदी द्वारा कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। ये जो प्रवाहित नदी द्वारा बनाया जाता है उसके द्वारा निर्मित ये स्थल रूप होता है, स्थलाकृति होती है। वी आकार की जो घाटी है इसका नामकरण अंग्रेजी के वी अक्षर से होता है। इसका निर्माण जो है युवा नदियों द्वारा होता है। इसका निर्माण किससे होता है? युवा नदियों द्वारा, मतलब जिन नदियों में प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, जो युवा नदियां होती हैं उनके द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो भी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए ताप्ती है, नर्मदा है, सुवर्ण रेखा है और सिंधु है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें ऑप्शन जो है हमारा ये सी सही है, स्वर्ण रेखा नदी। इसको स्वर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। ये स्वर्ण रेखा नदी जो है इसी को सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं, या बंगाल खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये कहाँ बहती है? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में बहने वाली ये पहाड़ी नदी है। ठीक है, झारखंड। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां, ये तीनों नदियां कहाँ गिरती हैं? ये तीनों नदियां गिरती हमारी अरब सागर में। स्वर्ण रेखा नदी ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। राकेश, देखिए ध्यान सुनिएगा। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? मतलब राकेश जो है अपना होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सुधार का उपाय है वो क्या हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है, पहले उसके कारणों को हम जानेंगे जो भी शिक्षक हैं और उसे फिर उसके आधार पर सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यही कारण जो है सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर। तो ऑप्शन ए जो है भोपाल। भोपाल जो है ये ये जो है मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहलाता है। देखिए भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थल, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरी आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी जो भोपाल है इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बहुत ही सुंदर झीलें हैं। एक है लोअर लेक, देखिए नाम लिख लीजिएगा, लोअर लेक झील, या इसी को लेक का तो मतलब झील ही हो गया, लोअर लेक। और जो है एक अपर लेक। अपर लेक देखिए अंग्रेजी में दोनों नाम है, लोअर लेक और अपर लेक जो है जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ये जो दो झीलें हैं ये बहुत, इनकी सुंदरता के कारण ही भोपाल शहर को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है?
देखिए इसमें ऑप्शन है हमारा लाल सागर, अरब सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। तो ऑप्शन हमारा सही है भूमध्य सागर। देखिए भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा जुड़ा हुआ है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच है। हिंद महासागर के नमकीन पानी की खाड़ी है। देखिए अरब सागर तो हम जानते ही हैं। भूमध्य सागर क्या करता है? भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है, मतलब या चाहे आप जोड़ता कह सकते हैं चाहे अलग करता है, मतलब दोनों के बीच में भूमध्य सागर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च और 22 अप्रैल। तो इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा 16 सितंबर है। देखिए ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को यह डेट घोषित की थी। ठीक है, चलिए यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का जो थीम था, देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया इसलिए 2016 का थीम है। तो आप लोग 2025 में ओजोन दिवस का क्या थीम था इसको आप कमेंट करिएगा। इसमें ओजोन दिवस जो मनाया गया अभी हाल ही में, इसका जो थीम था इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं? तो आप कहेंगे प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही है वो है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक जो होते हैं, देखिए प्राथमिक उत्पादक ये हमेशा हरे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, हरे पौधे होते हैं जो उत्पादक होते हैं। इनको जो खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जो कि शाकाहारी ही होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। इनको जो खाते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, फिर ये अंतिम शीर्ष वाले होते हैं। चलिए, और अपघटनकर्ता क्या होते हैं? जो सभी को, जो सड़े गले चीज़ों को, पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी हो गए, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे? अपघटनकर्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जो होता है जीवमंडल यानी कि वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते रहते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे यूपी टेट में आप पढ़े होंगे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, कार्बन चक्र इत्यादि। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो देखिए डीजल है, हाइड्रोजन है, पेट्रोल है और कोयला है। तो सीधी सी बात, इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा हाइड्रोजन। जो ये तीनों चारों ऑप्शन हैं इनमें से हाइड्रोजन जो होता है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा अब इसका स्थान कौन ले रहा है? इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। हाइड्रोजन का स्थान अब हीलियम ले रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राजील में? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी है हमारा सही, चीन में। संकटग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पांडा है ये चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में झुयांग माओ, इसको चीनी भाषा में क्या कहते हैं? पांडा को झुयांग माओ। देखिए हो सकता है यही नाम दे दे, तो इसलिए हमको सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। झुयांग माओ कहा जाता है इसको चीनी भाषा में, या फिर दैत्याकार पांडा, मतलब विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के जो पेड़ होते हैं उन पर रहते हैं। ठीक है, और आज के डेट में जो ये दैत्याकार पांडा हैं ये विश्व की संकटग्रस्त जातियों में से एक हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ये तो क्वेश्चन लगभग एग्जाम पूछा गया है, यूपी टेट के अलावा भी बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये ऑप्शन डी हमारा एकदम सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर, कब, डेट भी याद रखिएगा आप लोग, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ, एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे ही भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हो गए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। और जबकि ये तीनों जो गैसें हैं ये हमारी कौन सी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। अभी हम लोग इस पर चर्चा किए थे, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी, तो आप कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका। तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन जो है हमारा बी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, गर्मियों के महीने में क्रिसमस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारी जो अर्थ है, ऑस्ट्रेलिया हम जानते हैं कि वो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ कहीं स्थित है। ठीक है, मकर रेखा के आसपास में। और हमें पता है 22 दिसंबर को, कब, 22 दिसंबर को जो सूरज की किरणें हैं ये मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर के आसपास हमारा 25 दिसंबर को क्रिसमस पड़ता है। तो इसीलिए इस समय क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गर्मी होती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया देश में क्रिसमस का त्यौहार जो होता है वो गर्मियों में मनाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे अब। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? चलिए देख लेते हैं इसको। हाथी है, गेंडा है, सांप है, शेर है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, शेर। ठीक है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ ये स्थित है, तो आप कहेंगे गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह जो अभ्यारण्य है लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्य अभ्यारण्य में फूल और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जाता है। और स्पेशली अगर शेर की आप बात करेंगे तो बब्बर शेर। एक मिनट, ये क्या है, बब्बर शेर। ये गुजरात राज्य में स्थित है और बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और प्राकृतिक आवास अफ्रीका के बाद ये गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में विश्व का दूसरा स्थान है जहां शेर प्राकृतिक रूप से अपना रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, फर है, कैक्टस है, चंदन है। तो इसमें आप कहेंगे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कैक्टस। ये मिस टाइप हो जाता है, कैक्टस हमारा जो सही है। कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह जो है सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। ठीक है, इनके जो पत्ते हैं कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से और जल प्रदूषण से। तो आप तुरंत कहेंगे कि ग्रीन मफलर जो है वो ऑप्शन सी हमारा सही है, ये वायु प्रदूषण, एक मिनट सॉरी, ये जो है ग्रीन मफलर जो है हमारा ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। देखिए जैसे हम लोग मफलर बांधते हैं कानों में जिससे कि ठंड न लगे, आवाज न जाए, ऐसे ही
पेड़ चारों तरफ क्या करते हैं हम, ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीकी है, ताकि घने पेड़ जो हैं वो ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो ध्वनि को अवशोषित करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यही पौधे क्या कहलाते हैं, ग्रीन मफलर कहलाते हैं। जैसे ये आबादी हो गई, तो इस आबादी के चारों ओर बहुत सारे हम ऐसे पेड़ लगा देंगे इसके दोनों तरफ, तो ये एक मफलर का काम करता है और ध्वनि प्रदूषण हमारा कम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सूर्य। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। देखिए, सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटान क्या होती है, छोटी छोटी प्रकाश तरंग की वो पेटियां होती हैं, मतलब पैकेट्स होते हैं, फोटान के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों में होता है। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा सूर्य सही है। अगला क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो कहेंगे टाइटन जो है वो शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शनि के जो अन्य कुछ उपग्रह हैं उनके नाम है मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, डियोन, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे। बुध और शुक्र, इन ये 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और वरुण जो है, इनके 13 उपग्रह हैं, इनमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा और आलू। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले जो बीज होते हैं उनसे 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार, जो भी मोटर कार हैं वो चलाए जा सकते हैं, इसीलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जेट्रोफा अनावृष्ट रोधी सदाबहारी झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। ठीक है, तो ये जो है इससे कार वगैरह चलती हैं, इसके जो बीज से तेल निकलता है, इसीलिए इसको हम बायोडीजल फसल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1982, 1992, 1986, 1996। तो आप कहेंगे इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1986। ऑप्शन हमारा सी सही है, 1986। देखिए, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972, कब? 5 जून 1972 कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। ठीक है, यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखना। इस अधिनियम में 26 धारा हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। देखिए इसमें क्या है, 26 धारा है और 4 अध्याय हैं। ये एक लंबा अधिनियम है। ठीक है, यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का कारण, देखिए इसी संबंधित क्वेश्चन पीछे भी हम किए। तो यहाँ पर भूमंडलीय तापन का जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि है। क्यों? क्योंकि यह एक ग्रीन हाउस गैस है और इससे जो है भूमंडल में जो है वो गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है।
देखते हैं, धरती पर विनाशक गैसों के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल, जंगलों की कटाई और धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। इससे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र का जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। इससे बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण परिपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन बी हमारा सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपी टेट में रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायुओं में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व वन्य जीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और इन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप समझिए कि यूपी टेट अपने क्वेश्चन लगभग 10 से 15% रिपीट करता है, बस उसका तरीका बदल देता है पूछने का। लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह मिट्टी जो है वो फैली हुई है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ और कपास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए ये होती है? ये कपास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा विस्तार इसका कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, इसलिए इसे हम और क्या नाम देते हैं? कपासी मिट्टी या बिना जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसके ये नाम है, कपासी मिट्टी या बिना जुताई वाली मिट्टी। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर क्षमता होती है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? देखिए, फिर से ओजोन के बारे में आपका रिपीट कर दिया क्वेश्चन। आप देखिए, समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है और मध्य मंडल है। तो आप कहेंगे समताप मंडल। क्यों? क्योंकि समताप मंडल के निचली परत, निचले भाग में, समताप मंडल में जो निचला भाग है उसमें ओजोन नामक परत पाई जाती है। ओजोन की एक परत पाई जाती है और ये ओजोन परत जो है इसका काम क्या होता है? सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकना। ठीक है, यह परत जो होती है लगभग 93.99% जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए है? तो गंगा एक्शन प्लान सीधी सी बात है, जल की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता को सुधार करना है इसका उद्देश्य। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 में, कब? 1985 में, और सरकार किसकी थी? श्री राजीव गांधी की। श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन यह 15 वर्ष की अवधि में 901 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता चला गया। ठीक है।